मेरा नाम संदीप कुमार है। चैप्टर यहाँ पे लिखा गया है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगला 4 महीना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका रोड मैप देते हैं। मैथ में तुम लोग इसलिए भागते हो बार बार क्योंकि आप प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हो, रखना चाहते हो। पढ़ लेने के बाद आप तो फेल कभी नहीं हो सकते। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं सादपुर गाँव के रहने वाला हूँ और मेरा जिला बेगूसराय हुआ। और हम लोग बिहारी अंदाज में जो 12th का मैथ है बिहार बोर्ड बच्चों के लिए स्पेशल, उसको अगले 4-5 महीना में इम्पोर्टेंट चैप्टर को नज़र में रखते हुए ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो जो अगला 4 महीना मेरे साथ आप लोग देंगे, मुझे इतना पता है वो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। कुछ ना कुछ यहाँ से आप सीख ही जाओगे। और मैथ में खास करके ऐसा चैप्टर बता रहा हूँ जिसको एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पे बस देखते रहें चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले अगला 4 महीना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका रोड मैप देते हैं। हाँ, तो मैंने कहा था कि अगले 4-5 महीना में हम लोग 12th के मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। अब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ये जान लीजिए कि अगला 4-5 महीना हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अगर आपके माइंड में ये बात क्लियर रहेगा कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है, तो आप अच्छी तरह से फोकस्ड रह पाइएगा। तो वही सब चैप्टर यहाँ पे लिखा गया है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे इतना पता है और पढ़ने के बाद आप लोगों को भी इतना पता चल जाएगा कि इतना चैप्टर पढ़ लेने के बाद आप तो फेल कभी नहीं हो सकते, ये तो गारंटी है। बस आपका एक ही काम रहेगा, मेरे साथ आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हूँ और इसी के अनुसार हम लोग अगला कुछ महीना पढ़ाई करेंगे। तो आप यहाँ देखिए पहले और इसको हम डिस्कस करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12th इम्पोर्टेंट मैथ चैप्टर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका रोड मैप, चैप्टर का प्रायोरिटी, चैप्टर का प्राथमिकता क्रम, यानी कि किस किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर 12th में लोग जनरली देखा जाए तो मैथ से बहुत ज़्यादा डरता है। और मैथ से डरने का सबसे बड़ा कारण होता है उसके अंदर प्रैक्टिस ना करने की क्षमता, या ऐसे समझो कि उसके अंदर बेस ही नहीं है। अगर आप उस बेस को मेरे साथ धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसमें से हम ऐसा चैप्टर उठा के लेकर आए हैं जो पिछला किसी भी चैप्टर से नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग सबसे पहला चैप्टर से आव्यूह है और सारणिक है। ये आव्यूह और सारणिक 11th के किसी भी टॉपिक से नहीं मिलता है और ना ही 12th के किसी पिछला टॉपिक से मिलता है। ये पूरी तरह से फ्रेश चैप्टर है और इसको ऐसे पढ़िएगा जैसे लगेगा कि ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। और इसमें कोई भी बेस कम नहीं आएगा। हाँ, बेस कम आएगा, जोड़ घटा गुना तो कम आएगा नहीं करेगा रे, तो उसको कम बहुत ज़्यादा कम आएगा। जिसके पास मैथ के नॉलेज है, कहने का मतलब क्या होता है, बोर्डमास का नॉलेज होना चाहिए, जोड़ के, घटा के, भाग के और गुना के। जिसका ये कैलकुलेशन मस्त है, ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है आव्यूह और सारणिक। आव्यूह और सारणिक इसको हम लोग अलजेब्रा में गिनते हैं। बोलो तुम लोग किस में गिनते हैं? इसको बीज गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अलजेब्रा माने होता है किसी भी चीज़ को डाटा के बारे में पढ़ना। अलजेब्रा का मतलब है बीज गणित, यानी कि डाटा के बारे में अध्ययन करना। तो 2 चैप्टर है आव्यूह और सारणिक, और ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम इन दोनों चैप्टर से 20+ नंबर क्वेश्चन तो आना ही आना है, मिनिमम बता रहे, ठीक है। उसके बाद अपना अगला स्टेप होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये बिहार बोर्ड के दूसरा चैप्टर होता है, लेकिन इसको हम तीसरा चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। और इसको पढ़ाने से पहले आप लोगों के 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज रहना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम उसको कवर करके यहाँ पर पढ़ाएंगे। और थोड़ा मोड़ा जो संबंध और फलन उसका भी बेसिक पता रहना चाहिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले। अगर आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन बिना पढ़े कैलकुलस में घुसेंगे तो वहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए कैलकुलस से पहले हम लोग संबंध फलन, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको उतना समझ लेंगे कि कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए उसके बाद है कैलकुलस, और ये मुझे लगता है 12th के हिसाब से कैलकुलस सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। और ये 12th में नया जुड़ा भी है। कैलकुलस से मिनिमम जो नंबर आएगा 50 नंबर के आसपास पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि डबल सिस्टम है। अब डबल सिस्टम मतलब क्या हो गया, पहले पूछता 10 नंबर, तब पूछेगा 20 नंबर के। क्या नंबर के? 20 नंबर के। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है शांतियता तथा अवकलनीयता। शांतियता तथा अवकलनीयता। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी,
अगर इसको पढ़ना है तो फिर आपको वही याद दिलाएंगे, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। मुझे पता आप नहीं पढ़े हैं इसीलिए बोल रहे हैं। तो इसमें काम आएगा 11th के 13वां चैप्टर सीमा और अवकलज। बोलो सीमा और अवकलज पढ़े बिना आई थिंक संत्यता दिमाग में जाएगा नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर बढ़ेंगे जो बेस होगा क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद आएगा अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के यानी कि जो डिफरेंशिएशन है उसका रियल लाइफ में यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद है समाकलन, और ये 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें लगभग में 20 लेक्चर के आसपास ही चैप्टर खत्म होता है। समाकलन इतना लंबा चैप्टर है और यहाँ से मैक्सिमम नंबर निकलेगा। अब समाकलन होता क्या है, इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, यहाँ क्यों आया है, इस सब के रीजन आगे पता चलेगा जब आप लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ये समझिए। समाकलन होता है कुछ ऐसा न आसपास ज्यामितीय आकृति होता है जिसका आकार फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप लोग चतुर्भुज के नाम सुने हैं, त्रिभुज के नाम सुने हो, वर्ग ले लो, उस सब के एरिया फिक्स है। उस सब के क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला निकालते निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा डायग्राम आता है, यहाँ देख लो, मान लो एक ग्राफ है, अब यह स्ट्रक्चर आ गया, इसमें कुछ पल्ले पड़ रहा है कि कर ज्यामितीय आकृति क्या है, बताओ। नहीं समझ आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम समाकलन के ट्रिक यूज करेंगे। उसके बाद फिर यही समाकलन के अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ये मत समझना कि जो प्रिंसिपल के लिखने जाते हो या गर्लफ्रेंड के लिखने जाते हो। अब अनुप्रयोग मतलब होता है उसका रियल लाइफ में यूज क्या हो रहा है। उसके बाद है अवकल समीकरण। कौन है? अवकल समीकरण ऐसे समझो कि ये और ये दोनों आपस में गला मिल गया, उसके बाद अवकल समीकरण बन गया। यानी कि दोनों को मिला के दिया गया अवकल समीकरण। इसमें अवकलन और इंटीग्रेशन दोनों कॉन्सेप्ट रहेगा। और अवकल समीकरण आगे चल के खास करके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में बहुत यूज होता है। आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे, बोलो सब। उसके बाद सारणिक, उसके बाद रहेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले 11th के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कुछ पढ़ा देंगे और संबंध एवं फलन के बारे में बेसिक बता देंगे। उसके बाद कैलकुलस पे एंट्री करेंगे, तो वहाँ पढ़ने से पहले 11th के फिर सीमा और अवकलज पढ़ना होगा। फिर हम लोग सांत्यता तावकलनीयता पढ़ेंगे, अवकलज का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। और मुझे इतना पता है और आप लोगों को भी इतना ट्रस्ट करना होगा कि इतना चैप्टर पढ़ लेने के बाद आप मैथ में फेल कभी नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं अच्छा से। 8 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे और यही 8 चैप्टर जो इससे पहले हम बताए थे वही तो मेन है। उसके अलावा जो बच गया, जिसे बोले थे 8 चैप्टर पढ़ लोगे तो रोम्स पास हो जाओगे, लेकिन उसके अलावा भी एकरो सबके मुंह देख लो, नहीं तो सब बुरा मान जाएगा, कहेगा हमरा चैप्टर हम दे ले हम पढ़वे नहीं किए, बुरा लगेगा नहीं यार। इसीलिए अगर 8 चैप्टर आप लोग खत्म करते हैं उसके बाद सदिश बीजगणित जरूर पढ़ना है। सदिश बीज गणित नाम में पता चल रहा है, सदिश और बीजगणित। सदिश माने पढ़े हो, बीजगणित मतलब अलजेब्रा। अलजेब्रा वही बच्चा अलजेब्रा जगरा मुझे डरती थी, जैसे कि अलजेब्रा का भाग, अलजेब्रा का गुना, तुम सबको दुश्मन हुआ करता था बच्चा में, याद है? वही अलजेब्रा एंट्री मार के आएगा। सदिश बीजगणित पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसमें कोशिश करेंगे डायरेक्शन निकालने का अलग अलग त्रिविम ज्यामिति का। देखिए उसके बाद ही आता अगला त्रिविम ज्यामिति का परिचय। त्रिविम ज्यामिति का इसमें 3D यानी कि 3 डायमेंशन के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे कि तीनों अक्ष में अलग अलग कैसे डायरेक्शन हुआ करता है। उसके बाद आएगा रैखिक प्रोग्रामन, इसमें नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझो, किसी भी डाटा को जब हम एक बार एक ठमा अगर दर्शाएंगे तो उसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ता है। अब बिना ग्राफ के हम किसी को भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो उसी में देखना, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले 11th के कुछ चैप्टर को माना जाएगा। जैसे कि 11th के 6ठा चैप्टर है 6th चैप्टर रैखिक असमीकाएँ, रैखिक लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें आप लोग ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल लेस, ये सब के बारे में पढ़ते होंगे। इसके बारे में जानते हैं और साथ ही इन सब के ग्राफ देखने का प्रयास करते हैं। और रैखिक समीकरण के अंदर ही हम लोग इस तरह के समीकरण भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इस तरह का समीकरण है, ठीक है। अब ये आप लोग पढ़ते होंगे बराबर में, लेकिन यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में होगा, इसको ग्राफ में भी दर्शाना होगा। तो यानी कहीं न कहीं ई पढ़े बिना LPP समझने आएगा। और बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से LPP से एक प्रश्न हमारा फिक्स रहेगा, जिसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण क्वेश्चन रहना ही रहना। उसके बाद आता प्रायिकता। अरे यार प्रायिकता, प्रायिकता ऐसा कौन बच्चा है जो नहीं सुना है? जो नहीं सुना होगा समझ लो फालतू है, उसको पढ़ाई से मतलब है नहीं। प्रायिकता 7वें 8वां से एंट्री मारते आ रहा है।
वही प्रायिकता जो बचपन में पढ़ते होगे, चांस चांस। तो लेकिन यहाँ पे प्रायिकता उतना बेसिक लेवल का नहीं है। प्रायिकता पढ़ने से पहले भी आपको 11th के एक चैप्टर काम आएगा, क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, PNC। क्रमचय एवं संचय के आधार पर ही प्रायिकता को हम आसानी से निकाल सकते हैं। और प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन, 3D और सदिश बीजगणित, इस सब को एक साथ अलग पढ़ेंगे और इससे पहले जो आपको बताएं 8 चैप्टर वो अलग पढ़ेंगे। और लास्ट में तनिक एकरो इज्जत रखते हुए संबंध एवं फलन के बारे में जान लेंगे कि होता क्या है। 12th पास होने के लिए क्या ज़रूरी है, खास करके मैथ में। अरे बताओ, बिहार बोर्ड का बच्चा मैथ से क्यों डरता है? पहला सवाल ये भी उठना चाहिए। डरने के पीछे रीज़न ये कि यही है, पहला रीज़न ये है कि कॉन्सेप्ट समझता नहीं है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद वो घर में प्रैक्टिस नहीं करता है, और बिना प्रैक्टिस के आप मैथ सीख नहीं सकते हो। बायोलॉजी हिंदी तो है नहीं कि एक बार कहानी बता दी याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको ड्राइविंग सिखाने के लिए आपको कार में बैठाना पड़ेगा ना। बैठल बैठल कैसे ड्राइविंग सीख जाओगे? जब तक आप कार चलाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा गियर कैसे चम करता है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ ब्रेक नहीं लगाना है। तो कुल मिला के ये बात, अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ में प्रैक्टिस मायने रखता है। और मुझे इतना पता है मैथ 12th का बहुत 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 ईजी है अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो, और सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ते तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। और मुझे इतना पता है, और मैथ जो रटेगा कितना रटोगे, 1000 फार्मूला होता है, सब नहीं रट पाओगे। सिंपल सी बात है, उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एगो माइंड में क्लियर मैप चाहिए कैसे कैसे पढ़ना है। नहीं तो फिर आप भी यूट्यूब पर जाकर देखना 2 महीना मैथ में कैसे टॉप होना है, 10 दिन में कैसे पास होना है। तो आपको सिलेबस आज डिस्कस कर दिए हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए बाय।